नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए प्रवासी कहानियों की श्रृंखला में अमेरिका में प्रवास कर रही लेखिका ममता त्यागी की लिखी हुई कहानी खूंटी पर टंगा ओवरकोट। ममता त्यागी जी वर्तमान में अमेरिका में हिंदी के प्रसार प्रचार के सहयोग में संलग्न हैं। अनेक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में उनकी कहानियाँ, कविताएँ, आलेख, समीक्षा आदि सतत प्रकाशित होते रहे हैं। भारत एवं अमेरिका में रंगमंच से जुड़कर नाट्य निर्देशन एवं अभिनय का भी उन्हें अनुभव है। प्रस्तुत है उनकी कहानी खूंटी पर टंगा ओवरकोट। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। माँ, मैंने शाम के लिए लाल पनीर के लिए बड़े टुकड़े और पीले पनीर के लिए छोटे टुकड़े काट दिए और बैंगन भी तल कर रख दिए हैं। अब और क्या करूँ? अब चावल देख ले, मैं राजमा में तड़का लगा देती हूँ। ये रूबी किधर है? मैंने उसे कहा था दम आलू बनेंगे तो साथ में तैयारी करवा दे, पर काम के वक्त न जाने कहाँ छुप जाती है। एक तो सलमा को भी अभी जाना पड़ गया, कितना काम था आज। माँ जल्दी जल्दी काम करती और कहती जा रही थी। कोई बात नहीं माँ, मैं हूँ ना आपके साथ यहाँ, फिक्र ना करो, सब हो जाएगा। अब सलमा की भी तो मजबूरी थी, वो भी क्या करती। बबली बोली। और सुनीता ने कपड़े छत पर डाले क्या सूखने को? डाल दिए माँ, आप भी ना बड़ी फिक्र करती रहती हो हर वक्त। अच्छा जा, तू सबको बुला, खाना तैयार हो गया। सब खाने बैठे। माधवी और बबली सबको खाना परोसने लगी। थोड़ा सा चावल और लो ना, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। कहते कहते माधवी ने एक करछी चावल कौल साहब की थाली में और डाल दिए, ऊपर से लाल साग और राजमा डाले। अरे अरे, आप क्या कर रही हैं? बड़ा पेट भर गया, अब नहीं खाया जाएगा, शाम को भी तो खाना है। अभी इतना खिला दोगी तो ये सब जो इतना बना रही हो कौन खाएगा? शाम को तो मेहमान खाएंगे, आप तो बैठकर देखना बस। कहते हुए माधवी हंस पड़ी। बाकी सब भी हंसने लगे। अच्छा माधवी जी, खाना हो गया, अब मैं बाजार जा रहा हूँ, आप कहवा बनाकर रखिएगा। आपने सामान की लिस्ट ले ली है या नहीं? हाँ जी, लिस्ट मैंने ले ली है, जल्दी ही आता हूँ। कुछ और लाना हो तो बता दें। कौल साहब खूंटी से अपना प्रिय ओवरकोट उतारते उतारते बोले। नहीं, और कुछ नहीं लाना। अरे फिर से वही ओवरकोट पहनोगे? ठंड बड़ी है, फिरन ही पहन लो, और कांगड़ी भी सुलगा दी है, ज़रूर ले लेना साथ में। और हाँ, टोपी ज़रूर लगा लेना। आप भी माधवी जी बस मेरी माँ की तरह हर समय फिक्र करती हैं। अरे आप लापरवाही इतने हैं कि क्या करूँ। अगर अभी ना टोकती तो चल दिए थे ऐसे ही, और फिर आते सिर पकड़े कि ठंड लग गई। अच्छा जी, अब देखो फिरन पहन ली, कांगड़ी भी ले ली और टोपी भी लगा ली, अब तो ठीक है। कहते कहते मुस्कुराते हुए कौल साहब बाहर निकल गए। खाने के बर्तन समेटते हुए सुनीता और बबली हंसने लगीं। देखा माँ और पापा को, हर रोज़ दोनों के यही डायलॉग चलते हैं। रूबी ने भी मज़ेदार छौंक लगाया। अरे देखा नहीं पापा को, यही कोट पहनकर जाएंगे चाहे जो हो जाए, बड़ा प्यारा है उन्हें ये कोट। और माँ भी जिद करके पापा को फिरन ही पहना कर भेजेंगी। तीनों बहनें ठहाका मारकर हंसने लगीं। कश्मीर के श्रीनगर की खूबसूरत वादियों में कौल साहब अपनी 3 बेटियों और पत्नी के साथ रहते थे। बेटा बड़ा था तो नौकरी के सिलसिले में चंडीगढ़ रहता था। तीनों लड़कियां भी पढ़ाई कर रही थीं। उन्हीं के परिवार के साथ रहती थी सलमा। सलमा एक अनाथ लड़की थी। कौल साहब के घर में सारे काम करती थी। कौल साहब और उनकी पत्नी दोनों ही उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। उनकी तीनों लड़कियों का भी सलमा से बहुत प्यार था। प्यारा सा परिवार, अपना शालों का कारोबार और बड़ा सा पुश्तैनी घर। कौल साहब बड़े सुख से रह रहे थे। आसपास मोहल्ले में सभी मुसलमानों के घर थे। बड़ा प्रेम था आपस में सबका। पीढ़ियों से साथ रहते खाते पीते आए थे। होली, दिवाली, ईद सब मिलकर मनाए जाते थे। कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव की दीवार नहीं थी। परंतु अब कश्मीर के हालात धीरे धीरे बदल रहे थे। कट्टरपंथी लोग अपना सिर उठा रहे थे। कौल साहब ठहरे सीधे साधे। उनको लगता था वो तो पीढ़ियों से यहाँ सबके साथ प्रेम से रहते आए हैं, उन्हें भला किसी का क्या डर है। कश्मीरी पंडितवादी छोड़ने को मजबूर हो रहे थे। बहुत से लोगों ने बदलते हालात देखकर कश्मीर से पलायन कर लिया था और दूसरे राज्यों में जाकर बसने लगे थे। समय रहते जो भी दाम मिले अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर बहुत से लोग चले गए थे। कौल साहब को भी उनके दोस्तों रिश्तेदारों ने समझाने की कोशिश की। यहाँ तक कि उनके बेटे तक ने कहा कि भले ही वो संपत्ति ना बेचें, पर सबको लेकर चंडीगढ़ आ जाएं। जब हालात सुधर जाएंगे तब वापस जाने का देख लेंगे। पर उन्हें हमेशा यही लगा कि कुछ नहीं होगा, वे ऐसे ही डरकर अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। शायद किसी हद तक उनकी उम्र में
उनकी सोच सही भी थी। उनका विश्वास जिसे बरसों से उन्होंने पाल रखा था, उसकी जड़ें बहुत गहरी थीं, और फिर अपनी जड़ों से उखड़ना और उखड़कर किसी दूसरी जगह नए परिवेश में स्वयं को ढालना भी इतना सरल नहीं होता। उनके लिए उनका घर एक ईंट पत्थर का ढांचा मात्र नहीं था, ये घर उनकी ज़िंदगी था, जहाँ उनके पुरखों की आत्मा बसती थी। कैसे छोड़ देते सब कुछ? इस घर की हर दीवार पर मानो प्रेम और संस्कारों की इबारत लिखी थी। कैसे उखाड़ कर ले जाते उन इबारतों को अपने साथ? पीढ़ियों से कश्मीर में रहते आए थे, यहाँ से बाहर की दुनिया तो जैसे उनके लिए बहुत अलग थी। उनके पिता का जन्म इस घर में हुआ, उनका बचपन इस घर में गुजरा। जिस आंगन की मिट्टी में उनका बचपन बीता, उसी मिट्टी में उनके बच्चे खेले। कैसे अपनी जड़ों को छोड़कर चल दें कहीं और बसने के लिए, यूं ही बस खाली हाथ, सारे मोह के बंधन तोड़कर? कौल साहब सबके कहने पर भी स्वीकारने को राजी ही नहीं थे कि कुछ बदल रहा है और कश्मीरी पंडितों से छूट रहा है। उन्होंने अपनी आंखें जैसे बंद ही कर ली थीं। माधवी कभी कभी भयभीत होकर कहती, हम क्या करेंगे, 3 जवान लड़कियां हैं, अगर कुछ हो गया तो? पर कौल साहब उन्हें हमेशा चुप करा देते और सांत्वना ही देते कि कुछ नहीं होगा। पर एक डर उन्हें भीतर ही भीतर जैसे खाने लगा था। परंतु होनी को कौन टाल सकता था, वही हुआ जो भाग्य में लिखा था। एक रात उनके पड़ोसी इस्माइल बेग आए और उन्होंने कौल साहब को बताया कि अब वास्तव में हालत बेकाबू हो रहे हैं और यहाँ रहना अब उनके लिए खतरे से खाली नहीं है। कौल साहब सुनकर स्तब्ध रह गए। बोले, इस्माइल भाईजान, आप सब हमारे भाई बंद हैं, आप सबके होते हुए हमें कैसा खतरा? पर इस्माइल बेग ने अपनी मजबूरी जताते हुए कहा कि वो कट्टरपंथियों के सामने कुछ नहीं कर सकते। फिर थोड़ा ठहर कर बोले, आप मेरी माने तो मैं इतना कह सकता हूँ कि जल्दी ही आप सुरक्षित तरीके से अपने परिवार के साथ यहाँ से निकल जाएं। हो सके तो आप बेटे के पास चंडीगढ़ चले जाएं। जल्दी ही सोचिए आप कुछ, अंदर की खबर है, आपके लिए यहाँ बहुत खतरा है। कौल साहब के पैरों के तले ज़मीन निकल गई। उन्होंने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि कभी ऐसे हालात भी उनकी ज़िंदगी में आएंगे। इस्माइल बेग कहकर चले गए। घर में भय का वातावरण व्याप्त हो गया। सब चुप थे, भविष्य को लेकर चिंतित। अब क्या होगा? हर किसी कोई प्रश्न कुरेद रहा था, पर सभी अपना डर, अपनी शंका एक दूसरे से छुपा रहे थे। क्या करेंगे कहीं भी जाकर? यहाँ उनका कश्मीरी शॉल का अच्छा खासा व्यापार था। हालांकि टूरिस्टों के ना आने से थोड़ा मंदा चल रहा था, पर उन्हें लगता था थोड़े दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। सुनो जी, इस्माइल भाईजान की बात मान लो, माधवी ने चिंतित स्वर में कहा। कैसी बात करती हो माधवी, अपना घर कैसे छोड़ दें? पर बेटियों की भी तो सोचो, बलवाइयों का कोई दीन ईमान नहीं होता। भगवान ना करे अगर। एक सिरहन सी माधवी के शरीर में दौड़ गई। पर चंडीगढ़ जाकर भी क्या करेंगे? अकेले प्रमोद के सहारे ज़िंदगी कैसी चलेगी? यहाँ तो जमा जमाया पुरखों का कारोबार भी है। मारो गोली कारोबार को और घर को, जान है तो जहान है। मैं बेटियों के लिए कोई खतरा नहीं उठाना चाहती। माधवी का स्वर तीव्र हो गया। बेटियां जो दूसरे कमरे में थीं बहस की आवाज़ सुनकर आ गईं। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, अपने पापा को समझाओ, हमें यहाँ से जाना ही होगा। इस्माइल भाईजान सही तो कह रहे हैं, पर अकेले प्रमोद कैसे करेगा? हम सबका बोझ कैसे उठाएगा? पापा, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, बबली ने कहा। पर सलमा का क्या होगा? उसे ना साथ ले जा सकते हैं और ना ही यहाँ छोड़कर जा सकते हैं। कौल साहब ने अपनी दुविधा सबके सामने रखकर जैसे हथियार डाल दिए। प्रश्न तो कठिन था और सही भी। सलमा उनके परिवार की बेटी जैसी थी, उसे ऐसे कैसे छोड़ देते? और जब अपना ही कोई ढंग का ठिकाना ना हो तो उस बच्ची को साथ कहाँ ले जाते? हमेशा अपनी बेटी की तरह रखा था उस अनाथ बच्ची को, और उसका कोई दूसरा सहारा भी नहीं था। उसकी चिंता सबको खा रही थी। खैर, कुछ भी हो, बुरे समय के लिए तैयार तो होना ही था, और वो जानते थे कि इस्माइल बेग उनका सच्चा हितैषी है, उन्हें कभी गलत नहीं बताएगा। अचानक आई इस विपदा ने उनके सोचने की शक्ति छीन ली। बार बार सोचते कि इस तरह जड़ों से उखड़कर नई दुनिया बसाना कितना मुश्किल है। उनकी आंखों से नींद उड़ गई। उन्हें लगा किसी तरह 2-1 दिन निकल जाए तो कुछ सोचें, पर उसी रात कुछ लोगों ने उनके घर पर आक्रमण कर दिया। काफ़ी देर दरवाजे ज़ोर ज़ोर से बजाते रहे और गालियाँ धमकियाँ आदि देते रहे। उन्होंने डर के मारे घर के अंदर दरवाज़ों में भारी भारी चीज़ अड़ा दी। मेज़, कुर्सी, संदूक जो भी मिला सब रख दिए और सब भीतर वाले कमरे में छुप गए। उनका पूरा परिवार दहशत के कारण थर थर काँप रहा था। कई घंटे तक ये सब चलता रहा। उस रात उन सबको लगा था कि शायद ये उनकी आखिरी रात है।
डूबी तो डर के मारे बेहोशी हो गई थी। कोई पड़ोसी तक सहायता के लिए बाहर नहीं निकला। शायद हर किसी को अपनी जान प्यारी थी। माधवी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बस हाथ जोड़े ईश्वर से प्रार्थना किए जा रही थी। कौल साहब इस अचानक आई विपदा को देखकर एकदम स्तब्ध थे। फिर पता नहीं अचानक कैसे शांति सी हो गई। शायद वे लोग उन्हें डराने आए थे या फिर पुलिस के सायरन की आवाज़ से भाग खड़े हुए। पर उनका परिवार सारी रात डर के कारण सो नहीं पाया। जैसे तैसे रात गुजरी। सुबह होते इस्माइल बेग आए। उन्होंने रात को सब सुना था, पर दहशत गर्दों की भीड़ से डर कर उनकी भी सामने आने की हिम्मत नहीं हुई थी। उन्हें देखते ही कौल साहब के आंसू निकल आए। इस्माइल बेग ने तो उन्हें गले से लगा लिया। भाई साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं रात को आवाज़ें सुन रहा था पर कुछ नहीं कर सका। आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं, अब मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। पर इस माहौल में मैं बच्चियों को लेकर कैसे निकलूँगा? डरते डरते उन्होंने सवाल किया। आप फिक्र ना करें, कल सुबह अंधेरे अंधेरे में आपको शहर से बाहर निकालने का प्रबंध कर रहा हूँ मैं। पर अगर रास्ते में कुछ, अल्लाह ना करे भाईजान, आप भरोसा रखें। बस एक काम करें, थोड़ा बहुत ज़रूरी कीमती सामान अपने साथ रखकर तैयार रहें। पर सलमा का क्या होगा बेग भाई? वो हमारी बच्ची जैसी ही है। आप फिक्र ना करें, आज से सलमा की जिम्मेदारी मेरी है। मैं उसकी देख रेख करूँगा। बस आप जाने की तैयारी करें। घर में सबकी बुरी हालत हो रही थी। किसी को भी डर के मारे ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें, क्या सामान रखें और क्या छोड़ दें। बरसों की जमाई गृहस्थी थी। एक एक वस्तु से सबको प्यार था। माधवी ने किसी तरह खुद को संभाल कर घर में जितना भी जेवर था सब एक पोटली में बांध कर रख लिया। कौल साहब ने कहा भी कि ऐसे जेवर एक साथ ना रखकर 2-3 जगह रखे। पर फिर ना जाने क्या सोचकर उन्होंने सारा जेवर अपने ओवरकोट की जेबों में भर लिया और खूंटी पर ओवरकोट को टांग दिया। थोड़े बहुत कपड़े ही रख पाए, क्योंकि इस्माइल बेग ने बताया था कि वो एक एम्बुलेंस में छिपाकर उन्हें भेजने का प्रबंध कर रहे हैं। ज़्यादा सामान नहीं ले जा सकते, और इस समय तो सामान से ज़्यादा उन सबको जान प्यारी थी। पर भावनाओं का क्या करें? माधवी, बच्चे और वो स्वयं घर के एक एक कोने को बरसती आंखों से देख रहे थे। क्या पता अब दोबारा कभी देखना नसीब भी होगा या नहीं। सबके मन में यही डर था, पर कोई एक दूसरे से कह नहीं पा रहा था। घर में उस रात चूल्हा तक नहीं जला। माधवी ने ज़बरदस्ती जो भी रसोई में रखा था सबको खाने को दिया, पर किसी के हलक से नीचे पानी का घूंट तक नहीं भरा जा रहा था। एक तरफ पीढ़ियों से बसाया घर था, जिंदगी की सुनहरी यादें थीं, और दूसरी तरफ एक अनजान भविष्य बाहें पसारे खड़ा था। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था, जैसे सब अपना अपना दर्द एक दूसरे से छिपा रहे हों। रात का दूसरा पहर होते ही उनके घर के दरवाजे पर एक एम्बुलेंस आकर रुकी। इस्माइल बेग ने कहा, जल्दी से वे सब लोग उनसे छुप कर निकल जाएं। सबके हाथ पैर कांप रहे थे। सबसे छोटी रूबी का तो रोना ही नहीं थम रहा था। किसी तरह कौल साहब ने सबको बाहर निकाला, खूंटी से उतार कर जल्दी से अपना कोट पहना और सब एम्बुलेंस में जाकर बैठ गए। किसी तरह बचते बचाते वो शहर की सीमा से बाहर आए, जहाँ एक टैक्सी वाला उनकी राह देख रहा था। वो भी इस्माइल बेग का परिचित था। उसने उन्हें सुरक्षित जम्मू तक पहुँचा दिया, जहाँ से वो चंडीगढ़ जाने वाली बस में बैठ गए। पूरे रास्ते में मिलिट्री का सख्त पहरा था। अब वे सुरक्षित थे। सबकी सांस जैसे अटकी हुई थी और आंखें तो लगता था जैसे बरस बरस कर सूखी गई हों। कहते हैं, दुख जब अपनी पूरी शक्ति से आघात करता है तो सोचने समझने की शक्ति भी छीन लेता है। यही हाल कौल साहब और उनके परिवार का हो रहा था। किसी तरह उन्होंने अपने आप को संभाला, और ये देखने के लिए कि उनका जेवर सुरक्षित है या नहीं, उन्होंने अपने कोट की जेब में हाथ डाला और उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। कोट में जेवर नहीं था। कौल साहब पागलों की तरह जेबें ढूंढने लगे, पर जेवर नहीं था। तभी उनकी पत्नी का ध्यान गया कि कौल साहब ने तो अपना प्यारा कोट ही नहीं पहना जिसे वो हमेशा पहनते थे। उफ, ये क्या कर दिया मैंने? कौल साहब सिर धुनने लगे। इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी उन्होंने कि खूंटी पर टंगा अपना प्यारा कोट ना पहनकर बराबर में टंगा दूसरा कोट पहन लिया, और सारा जेवर वहीं उनके घर में उनके कोट में खूंटी पर टंगा रह गया। अब उनके पास बस थोड़े बहुत कपड़े और करीब 2000 रुपये थे, जिसे लेकर वे अनजान भविष्य की तरफ निकल पड़े थे। अब आगे क्या होगा, ये सोचने तक की शक्ति उनमें शेष नहीं थी। बस एक चुप्पी, एक सन्नाटा सा था जो उन सबके बीच पसर गया था। सभी एक दूसरे से अपना अपना दर्द, अपना अपना भय छुपाने की कोशिश में लगे थे, पर सबके मन में एक झंझावात था जो रुक नहीं पा रहा था। लगातार कितने घंटों का सफ़र उन सब ने बिना कुछ खाए पिए तय किया और अंततः चंडीगढ़ पहुंच गए। प्रमोद उन्हें इस तरह अचानक आया देख हैरान रह गया।
सब कुछ इतनी तेज़ी से घटित हुआ कि उसे भी खबर नहीं दी जा सकी थी। सब कुछ सुनकर वो भी हैरान और परेशान हो गया। अब जीवन यापन का प्रश्न मुंह पाए उनके सामने खड़ा था। एक अकेले प्रमोद की नौकरी से इतने बड़े परिवार का क्या बनता? इतना बड़ा घर छोड़कर एक छोटे से 2 कमरे के मकान में सब रह रहे थे। बस एक ही संतोष था कि सब सुरक्षित थे और एक साथ थे। फिर तो सब अपनी अपनी तरह से पैसे कमाने की कोशिश में लग गए। लड़कियां आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगीं और माधवी ने घर में ही खाना बनाकर टिफ़िन सर्विस शुरू कर दी। आसपास के घरों में स्टूडेंट्स बहुत रहते थे तो उन्हें खाने का ऑर्डर भी मिलने लगा। कौल साहब को तो व्यापार के अलावा कुछ आता ही नहीं था और अपना अच्छा खासा व्यापार तो वो सारा कश्मीर ही छोड़ आए थे। फिर भी उन्होंने एक दुकान पर सेल्समैन का काम करना शुरू कर दिया। एक समय था जब उनकी अपनी दुकान पर कई सेल्समैन होते थे और आज वो खुद किसी की दुकान पर काम करने को मजबूर हो गए। वाहरी किस्मत। ये तो किस्मत का ही खेल समझो कि उनके बेटे को व्यापार में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो नौकरी करने चंडीगढ़ आ गया था, वरना आज ऐसी स्थिति में वे सब कहाँ जाते और क्या करते। इसी तरह समय बीत गया। 5 साल होने को आए। सुनीता 22 और बबली 20 साल की हो गई। कौल साहब को उनकी शादी की चिंता खाई जा रही थी, पर वो भी क्या करते। बड़ी मुश्किल से घर के हालात थोड़े ठीक होने लगे थे, पर शादी का खर्चा कहाँ से करते। कश्मीर के हालात अब थोड़े ठीक से थे। उनका मन किया कि एक बार किसी तरह जाकर अपना शहर, अपना घर तो देखें। इतने सालों से इस्माइल बेग से भी संपर्क नहीं हुआ था और सलमा की भी कोई खबर नहीं मिली थी। कश्मीर के हालात थोड़े से सुधरे थे तो उन्हें एक दिन अवसर मिल ही गया। किसी तरह कौल साहब और उनका बेटा दोनों श्रीनगर पहुँचे। श्रीनगर पहुंचकर बैंक गए और अपना काम किया। वहीं एक परिचित से पता चला कि उनकी दुकान पर भी कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने वहां जाना ठीक नहीं समझा और जाकर करते भी क्या, परंतु यहाँ तक आए थे तो एक बार अपना घर देखने की इच्छा को नहीं रोक पाए। अपने मोहल्ले और घर की तरफ जाते उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ना जाने क्या मंजर देखने को मिलेगा। अपने घर की गली में मुड़ते ही उन्हें अपना घर दिखा। उसका काफ़ी हिस्सा टूट फूट चुका था। पिछले हिस्से का कुछ भाग ठीक था। देखते ही कौल साहब का गला भर आया। चक्कर खाकर गिरने ही लगे थे कि प्रमोद ने संभाल लिया। तभी सामने के घर का दरवाज़ा खुला और एक औरत एक छोटे से बच्चे की उंगली थामे बाहर निकली। दोनों उसे देखकर हैरान रह गए। वो सलमा थी। सलमा भी उन्हें देखकर खुशी से लिपट गई और रोने लगी। सलमा उन दोनों को घर के अंदर ले गई और पानी पिलाया। सभी भावुक हो रहे थे। किसी से भी कुछ नहीं कहा जा रहा था। किसी तरह खुद को संभाल कर कौल साहब बोले, बेटी सलमा, मैं तेरा गुनहगार हूँ। तुझे ऐसे हालात में छोड़कर चला गया, पर मैं भी क्या करता, उस वक्त मजबूरी ही ऐसी आन पड़ी थी। सलमा उनके पास आ बैठी और हाथ पकड़कर बोली, ना डैडी जी, आप ऐसा ना कहें। मुझे सारी बात पता है। इस्माइल अब्बा जी ने मुझे केवल सहारा ही नहीं दिया, बल्कि अपने घर की बहू भी बनाया। मुझे बहुत इज्जत से रखा। फिर अपने बेटे को आगे करके बोली, ये आपका नवासा है अनवर। अनवर? ये तुम्हारे नानू और मामू हैं, सलाम करो इनको। कौल साहब अनवर को गले से लगाकर रोने लगे। अपने मन पर जो एक बोझ था, जो आज सलमा को खुश देकर उतर गया। फिर उन्होंने पूछा, इस्माइल बेग कहाँ हैं? उनसे इतने सालों से हमारा कोई संपर्क नहीं रहा। उनका तो 2 बरस हो गए इंतकाल हो गया डैडी जी, सलमा ने बताया। कौल साहब को बड़ा दुख पहुंचा। फिर थोड़ी देर सलमा से बातें की, सबके हाल बताए, पर उनके पास ज़्यादा समय नहीं था। उन्हें तुरंत ही वापस लौटना था, क्योंकि कुछ घंटों की इजाज़त मिली थी शहर में जाने की। कुछ देर में फिर से कर्फ्यू लगने वाला था। उन्होंने सलमा के बेटे के हाथ पर शगुन के कुछ रुपए रखे और सलमा के सिर पर हाथ फेर कर विदा लेने लगे। तभी सलमा बोली, 1 मिनट रुके डैडी जी, आपकी एक अमानत है मेरे पास। और वो भीतर जाकर एक थैला ले आई। अब्बा जी आपके जाने के बाद उसी दिन जल्दबाजी में आपकी कुछ ज़रूरी चीज़ें घर ले आए थे, पर उसी रात फिर से दहशतगर्दों ने आकर आपके घर में तोड़फोड़ की और लूटपाट कर सब कुछ ले गए। वो इस सामान के सिवा कुछ भी नहीं बचा सके। उन्होंने हमेशा कहा, जब भी हालात ठीक होंगे आपको ये सामान दे देंगे। कौल साहब को समझ नहीं आ रहा था कि सलमा क्या कह रही है। वो बहुत भावुक हो रहे थे। सलमा ने उनके हाथ में थैला देते हुए कहा, डैडी जी, आपकी बस यही एक अमानत अब्बा जी बचा पाए, अब इसे ले जाएं। उन्हें हमेशा लगता था कभी तो आपसे मुलाकात होगी ही, इसीलिए संभाल कर रखा था। कौल साहब को थैला थमाकर सलमा उनसे लिपट कर रो पड़ी और बोली, अपनी इस बेटी को कभी भूलना मत डैडी जी। कौल साहब और प्रमोद की भी आंखें भर आईं और दोनों अपने घर को आखिरी बार नज़र भर देख कर वहाँ से चले आए। चंडीगढ़ जाने वाली बस में बैठे हुए कौल साहब थैले को सीने से लगाए हुए थे और उनकी आंखें बरस रही थीं।
थोड़ी देर बाद उन्होंने थैले को खोला तो हैरान हो गए। उसमें उनका वही प्यारा ओवरकोट था जो उस रात खूंटी पर टंगा रह गया था। कौल साहब भावुक होकर उस पर हाथ फेरने लगे जैसे कोई अपने बच्चे को प्यार करता है। अचानक उनके हाथ में कुछ टकराया। उन्होंने उसकी जेब में हाथ डाला तो उसमें उनका सारा जेवर उसी तरह रखा था जैसे वो उस रात छोड़ आए थे। कौल साहब कोट में मुंह छुपाकर फपक कर रो पड़े। अभी आप सुन रहे थे ममता त्यागी जी की लिखी हुई कहानी खूंटी पर टंगा ओवरकोट। अपनत्व और भाईचारे की मिसाल देती हुई ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसी ही उम्दा कहानियों को सुनते रहने के लिए आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।